हाँ जी स्टूडेंट, जैसा कि प्लस टू में हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, अभी तक आपने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और इसी तरह से आपने पढ़ा कि मार्केट के डिमांड फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लस टू स्टूडेंट्स। पेपर में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बताइए मांग का नियम क्या है, मांग का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके कॉजेज़ बताइए, क्या कारण है कि ये अप्लाई होता है और फिर कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो देखिए इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट, ये बताता है दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब देखिए ये बताऊँ आपको, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, मैंने आगे भी बताया था, ये हर डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब कि जितने भी हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस को छोड़कर, वो सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी अजम्पशंस हैं सारी, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। तो आपने ये इसमें लिखना ही लिखना है, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड, एक्सटेंड होता है बढ़ना, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है विद डिक्रीज इन प्राइस, जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी, एंड कॉन्ट्रैक्ट, और कम हो जाती है विद एन इंक्रीज इन प्राइस, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि प्राइस अगर कम होगी तो किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। हमें मालूम है ऐसा ही होता है, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ इनवर्स, देखो उल्टा रिलेशन हो गया ना, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में एंड इट्स प्राइस व्हेन अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, जब अन्य बातें समान रहें। अब अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, इसका मतलब क्या है, ऑल द डिटर्मिनेंट्स, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़कर, रिमेन कांस्टेंट, वो सभी कांस्टेंट रहेंगे। अब आती है डेफिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल इसकी डेफिनेशन देखिए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब अन्य बातें समान रहें, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है विद अ फॉल इन प्राइस, कीमत के कम होने पर, एंड डिक्रीजेस, और कम हो जाती है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। वही बात है, बस उसे अब डेफिनेशन की फॉर्म दे दी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सिंपल सा ही लिया, प्राइस ली एक्स की, क्वांटिटी ली एक्स की, 5 4 3 2 1 2 3 4, प्राइस देखो कम हो रही है और इधर हमारी डिमांड बढ़ रही है। अगर मैं इसे डायग्राम पे शो करूं तो आपको मैंने बता रखा है, नीचे हम क्वांटिटी लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। तो 1 2, क्योंकि 3 4 5 इतना ही मैंने डाटा इसमें उठाया है सिंप्लिसिटी के लिए, 3 4 5। देखिए जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 1 है, तो प्राइस 5 ये रही, क्वांटिटी 1 ये रही, ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। 4 है तो 2 है, 4 और ये 2 ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। 3 है तो 3 है, यहाँ मिलेंगे, और 2 होने पे ये 4। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का जो इन्वर्स रिलेशनशिप शो करती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। अब देखिए नेक्स्ट आता है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की क्या मान्यताएं हैं। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड तभी गुड होगा, तभी सही रहेगा, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, जब अन्य बातें समान रहेंगी। मीन्स ऑल डिटर्मिनेंट्स, जितने भी निर्धारक तत्व हैं अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा, दे रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगी। दीज रेफर्स टू अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन। इसका मतलब क्या है, इट अप्लाइज ओनली टू नॉर्मल गुड्स, ये सिर्फ सामान्य वस्तुओं पर ही अप्लाई होगा, नोट टू गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब घटिया चीज़ें। ये प्रोफेसर गिफन ने घटिया चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उन चीज़ों को उनके नाम से ही जाना जाने लगा, जिसे कि गिफन गुड्स कहा जाता है। तो ये गिफन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, ये आगे बताऊंगी आपको। अब अजम्पशंस क्या है देखिए, टेस्ट और प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, रुचि और प्राथमिकताएं जो हैं वो स्थिर रहेंगी। देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये भी कांस्टेंट रहेगा।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स PR शुड नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं होगी। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, कंज्यूमर फ्यूचर में भी ये कोई उम्मीद नहीं करेगा कि प्राइसेस में कोई परिवर्तन होंगे। तो मैंने वही बताया कि डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे सिर्फ प्राइस को छोड़कर। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि बताइए इसके कॉजेज़ क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों होता है, या इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ है। हमने बनाया ना अभी ऐसे बनाया, तो ये डाउनवर्ड क्यों है। तो देखिए डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इसका क्या मतलब है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टा रिलेशन है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, फर्स्ट कॉज है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैंने आपको यूटिलिटी वाले टॉपिक में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंगली क्या है, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी, एक उपभोक्ता जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को प्रयोग करता है, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच नेक्स्ट यूनिट, जो अगली चीज़ है, इकाई है, उससे मिलने वाली उपयोगिता गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। मतलब अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एक उपभोक्ता को तभी अधिकतम संतुष्टि मिलेगी व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब एक वस्तु की कीमत इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, जब वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगी। मतलब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। सो ही विल बाय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन ही हैज़ टू पे लेस एंड लेस प्राइस फॉर ईच नेक्स्ट यूनिट। इसका मतलब वो हर अगली इकाई के लिए तभी वो ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा जब वो कम कीमत उसके लिए पे करेगा। सो इससे क्या क्लियर हो जाता है, विद फॉल इन प्राइस, अगर तो कीमत कम होगी मोर गुड्स विल बी डिमांडेड, वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा। एंड विद राइज इन प्राइस, अगर कीमत बढ़ेगी द लेस गुड्स विल बी डिमांडेड, तो फिर वो कम चीज़ों की डिमांड करेगा। मतलब अगर उसको संतुष्टि उसकी कम हो रही है नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से, तो वो उससे ज़्यादा पे थोड़ा ना करेगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी कीमत कम हो जाएगी तो वो उसके लिए चीज़ें भी ज़्यादा परचेज़ कर लेगा। तो अगर प्राइस कम होगी वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर ज़्यादा होगी तो वो लेस डिमांड करेगा। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। उसके बाद देखो सेकेंड आता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट के लिए हमें दो बातों का जानना ज़रूरी है, एक होता है मनी इनकम, एक होता है रियल इनकम। ये भी अभी बताऊंगी क्या होता है। मनी इनकम होता है विच इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कि हमें कैश में मिलता है। और रियल इनकम जो होता है वो होता है विच इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है, वास्तविक आय और मौद्रिक आय। यहाँ जो हम इनकम इफेक्ट की बात करेंगे बच्चों वो है रियल इनकम, वास्तविक आय। तो देखिए ये क्या है, इनकम इफेक्ट इज द इफेक्ट, आय प्रभाव वो प्रभाव है ऑन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में होता है। व्हेन द रियल इनकम, जब उसकी वास्तविक आय ऑफ बायर चेंजेस, वो चेंज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी अलोन। सिर्फ कीमत में परिवर्तन होने से जब हमारी वास्तविक आय में, मतलब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उन्हीं की डिमांड में चेंजेस हो जाए तो उससे हम कहेंगे इनकम इफेक्ट। अब देखो मैंने आगे एक्सप्लेन किया मनी इनकम क्या होती है। इनकम मैंने बताया दो तरह की है, मनी इनकम, रियल इनकम। मनी इनकम वो इनकम है विच वी गेट इन कैश, जो कि हम कैश में प्राप्त कर रहे हैं। और रियल इनकम वो इनकम है विच इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापते हैं। तो देखो रियल इनकम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मनी इनकम को प्राइस से डिवाइड कर दो, वो आपकी आ जाएगी रियल इनकम। तो अगर प्राइस बढ़ जाती है तो देखो हम चीज़ें कम खरीद पाएंगे, है ना। और मनी इनकम मान लो हमारी सेम की सेम है तो हम चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। अगर प्राइस कम हो जाती है तो हम चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हम चीज़ें कम खरीदेंगे। चीज़ें कम खरीदेंगे मतलब डिमांड कम हो रही है, और चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे मतलब हमारी डिमांड बढ़ रही है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स विद द सेम मनी इनकम, अगर हमारी मनी इनकम सेम है, मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज, हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। सो डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज, ये मैंने इंक्रीज का साइन लगाया है। इंक्रीज इन रियल इनकम, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि रियल इनकम बढ़ गई। और रियल इनकम क्यों बढ़ी, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि कीमत कम हो गई थी। सो दिस इज द कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसीलिए ये भी मांग के नियम का एक कारण है। अब देखिए थर्ड पॉइंट हमारा आता है
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो प्रतिस्थापन प्रभाव है ये क्या है? इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर। हम एक के बदले में दूसरी चीज़ लेनी शुरू कर देते हैं व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, जब वो सस्ती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, मान लो किसी एक्स चीज़ की प्राइस कम हुई तो वो सस्ती हो गई इन रिलेशन टू वाई, वाई के मुकाबले में। सो एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई, तो अब हमने एक्स को किससे सब्सटीट्यूट कर लिया? वाई से। मान लो टी और कॉफ़ी दोनों मैंने आपको बताया था सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। अगर टी की प्राइस कम हो जाती है इट इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉफ़ी, हम इसके बदले में कॉफ़ी लेंगे। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसे ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। सो इफ प्राइस ऑफ टी राइजेज, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट कॉफ़ी फॉर टी, तो कंज्यूमर कॉफ़ी लेना शुरू कर देगा तो डिमांड कॉफ़ी की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों होता है? क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम करता है। अब फोर्थ आता है बच्चों साइज ऑफ कंज्यूमर गुड, उपभोक्ता समूह का आकार। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, अगर मान लो किसी एक चीज़ की कीमत गिरती है, मैनी कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर हु वर नॉट बाइंग इट एज अ प्रीवियस प्राइस, जो कि उसको पहले उन कीमतों पर खरीद भी नहीं रहे थे, दे बिगिन टू बाई इट, वो भी खरीदने लग जाएंगे। देखो सेल लगती है तो ब्रांडेड चीज़ें जो नहीं खरीद रहे वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि प्राइस कम हो जाती है। सो डिमांड विल इंक्रीज, तो कीमत मांग बढ़ जाती है। एंड इफ़, और अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सम ऑफ कंज्यूमर विल बी अनेबल टू बाय, और जो खरीद रहे हैं अब वो भी उसको कई बार नहीं खरीद पाते। सो डिमांड विल डिक्रीज, तो डिमांड कम हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉज द लॉ ऑफ डिमांड, तो ये भी मांग के नियम का एक कारण है। अब आता है हमारा इसका लास्ट पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। मांग का नियम क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि अलग अलग प्रयोग हैं वस्तुओं के। मैनी गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपने पढ़ा कि चीज़ों के कई अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे चना है, ग्राम है, दीज आर यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये मनुष्य के उपभोग के लिए प्रयोग होता है। एज वेल एज फॉर कंजम्पशन ऑफ हॉर्सेस, वैसे ही घोड़े के खाने के लिए भी चना प्रयोग होता है। अगर मान लो चने की कीमत बढ़ जाती है, इट विल बी यूज टू मीट मोर इम्पॉर्टेंट डिमांड, अब इसे बहुत ज़रूरी मांग के लिए पूरा किया जाएगा, मतलब मनुष्य के खाने के लिए प्रयोग होगा। एंड सो टोटल डिमांड विल बी फॉल, और देखें तो इसका मतलब टोटल डिमांड तो कम हो गई। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ विद फॉल इन प्राइस, अगर कीमत गिर जाती है तो इट विल बी डिमांडेड बोथ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, फिर ये मनुष्य की ज़रूरतें भी पूरी करेगा और पशुओं की भी ज़रूरतें पूरी करेगा। सो फॉल इन प्राइस ऑफ ग्राम, जैसे ही चने की कीमत कम हुई, विल लीड टू मोर डिमांड फॉर इट, तो हमने इसकी डिमांड को बढ़ा दिया। तो ये थे कॉजेज़। अब आता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये अपवर्ड स्लोप कब हो जाता है? अपवर्ड स्लोप मतलब ऐसे कब हो जाता है, या इसकी एक्सेप्शंस बताओ, इसके क्या अपवाद हैं, या ये कब पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, या ये कब अप्लाई नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई नहीं होता है। तो देखो देयर आर सम कमोडिटीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हुज डिमांड इंक्रीजेज, जिसकी डिमांड बढ़ती है व्हेन देयर प्राइस राइसेस, मतलब जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और कीमत कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सो इन दिस केस, तो इसीलिए इस केस में डिमांड कर्व डी डी स्लोप अपवर्ड, तो ये डी डी का स्लोप ऊपर चला जाता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये ऊपर लेफ़्ट से राइट चला जाता है, मीन्स पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। फर्स्टली सर रॉबर्ट गिफन ने ये हमें बताया, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स, इसीलिए इसे हम गिफन का विरोधाभास भी कहते हैं। तो जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, जब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, तो हमारा डिमांड कर्व देखिए पॉजिटिव स्लोप होता है, डी डी ऊपर की तरफ है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये पॉजिटिव स्लोप है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, इसके क्या कारण हैं अपवर्ड स्लोप होने के। तो देखो फर्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये होता है दिखावे की वस्तुएं। क्या होती हैं देखो, ये एक्सेप्शन सबसे पहले वेबलेन ने बताई थी, प्रोफेसर वेबलेन ने, तो इन्हें हम वेबलेन गुड्स भी बोल देते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, जो दिखावे की वस्तुएं हैं, दे हैव मोर डिमांड, इनकी डिमांड तभी ज़्यादा होती है ओनली इफ देयर प्राइसेस आर हाई, जब इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, जैसे कि डायमंड ज्वेलरी हो गई, कॉस्टली कारपेट हो गए, इनमें यही होता है कि जितनी ज़्यादा महंगी होंगी उतनी ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सोसाइटी में स्टेटस को शो करती हैं।
दे हैव मोर डिमांडेड बिकॉज देयर प्राइसेस आर हाई। इनकी डिमांड तभी ज़्यादा है क्योंकि इनकी कीमत भी ऊंची है। दिस शोज देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। ये लोगों के स्टेटस को शो करती है समाज में। बिकॉज ऑफ देयर बीइंग कॉस्टली, क्यों? क्योंकि ये महंगी हैं। अकॉर्डिंगली देयर डिमांड इज़ ऑल्सो हाई, इसीलिए इनकी मांग भी ज़्यादा होती है। इफ़ देयर प्राइसेस फॉल, अगर इनकी कीमत कम होती है, दे विल नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। फिर इन्हें कोई दिखावे की वस्तुएं भी नहीं कहेगा। सो देयर डिमांड विल डिक्रीज, तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलेन गुड्स, इन पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आता है इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस, कई बार अज्ञानता, हमें नॉलेज ही नहीं होती। वी फील, हमें क्या लगता है दैट अ गुड इज़ वर्थलेस, कि ये चीज़ तो बेकार है। इफ़ इट्स प्राइस इज़ लो, अगर इसकी कीमत कम है। सो वी परचेज लेस, इसीलिए हम इसको खरीदते भी कम है, क्योंकि हमें लगता है ये चीज़ सस्ती है इसलिए चीज़ भी बेकार है, इसीलिए हम उसे कम खरीदते हैं। बट इफ़ द सेम गुड इज़ प्राइस्ड हाई, लेकिन अगर इसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाए, इट विल अट्रैक्ट मोर डिमांड, तो लोग इसकी डिमांड भी ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इग्नोरेंस भी एक फैक्टर है। थर्ड आता है बच्चों गिफन गुड्स। गिफन गुड्स अभी मैंने आपको बताया था, घटिया चीज़ों के बारे में हम लेते हैं, प्रोफेसर गिफन ने बताया था। तो देखो गिफन गुड्स क्या होती हैं, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। गिफन गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो चीज़ें हैं हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, और इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव, और जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। ये आपको लर्न भी करना है। अब ये कैसे होता है, देखिए मैं बता रही हूँ आपको। गिफन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब प्राइस कम होती है तो हम इन चीज़ों की डिमांड भी कम करते हैं, प्राइस बढ़ती है तो हम इन चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम्पल बाजरे का ले लेते हैं, डालडा घी का ले लेते हैं, कि जब प्राइस कम होती है तो हम इनकी डिमांड भी कम कर देते हैं कि अब हम नॉर्मल चीज़ ही खरीद लेंगे, दूसरी चीज़ खरीदेंगे, अच्छा घी खरीदेंगे। और प्राइस बढ़ती है तो हम इन्हीं को ही खरीदते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ हमें और भी महंगी लगती है। और ये वो गुड्स हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन चीज़ों को कम लेना शुरू कर देते हैं, और इनकम कम होती है तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। इन अदर वर्ड्स गिफन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स। गिफन गुड्स ऐसी घटिया चीज़ें हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, और वो स्ट्रॉन्गर होता है उसके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ऑफ चेंज इन प्राइस, कीमत चेंज होने पर। सो व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, जब इनकी कीमत कम होती है, डिमांड भी इनकी श्रिंक हो जाती है, डिमांड भी इनकी कम हो जाती है। तो ये थे मेन इसके कॉजेज ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड। इसी तरह से कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, कि जितनी भी गिफन गुड्स हैं वो सारी घटिया चीज़ें होती हैं, बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड। लेकिन सारी घटिया चीज़ों को हम गिफन गुड्स क्यों नहीं कहते? तो आपने सेम यही रीज़न देना है कि गिफन गुड्स वो हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। हालांकि दोनों का ही नेगेटिव है, लेकिन गिफन गुड्स में जो प्राइस इफेक्ट है ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स हैं इनमें इनका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। मतलब प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है और ज़्यादा होने पर डिमांड कम होती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड है वो इन्फीरियर गुड्स में तो फेल नहीं होता, लेकिन जब गिफन गुड्स की बात आती है वहाँ पे ये कभी भी काम नहीं करता। वहाँ पर ये जो है लॉ ऑफ डिमांड गिफन गुड्स के केस में फेल हो जाता है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था, इसे आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।